नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के परंपरागत वस्त्रों का अध्ययन करेंगे। भारत आज से ही नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से ही वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यशाली एवं अलौकिक कलाओं का धनी रहा है। हस्तकला, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण कला इत्यादि कलाएं यहाँ सदियों से ही पनपती व फलती फूलती रही हैं। वस्त्र कला का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुआ है। वस्त्र कला हस्तकला के अंतर्गत ही आती है। हालांकि भारतवर्ष पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ है। देश को हजारों बार युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी। तमाम साम्राज्य के उत्थान पतन हुए, परंतु फिर भी विभिन्न कलाएं समयानुसार रूप बदलती हुई ज़्यादा से ज़्यादा निखरती एवं विकसित होती हुई उन्नति की ओर अग्रसर होती गई। यहाँ की वस्त्र कला संपूर्ण विश्व में अग्रणी स्थान पर थी। भारत के बने वस्त्र संपूर्ण विश्व में प्रयोग किए जाते थे तथा यहाँ की कलाओं की सराहना की जाती थी। वस्त्र बुनने का कार्य जुलाहे करते थे। रंगरेज वस्त्रों को विभिन्न नमूनों में रंगने का कार्य करते थे। तब वस्त्र मशीनों से नहीं बल्कि बुनकरों की नाजुक एवं कलात्मक अंगुलियों से बुने जाते थे। बुनकरों के हाथों में ऐसा जादू रहता था कि जिसे वे वस्त्र पर उतार देते थे। अत्यंत कठिनता एवं मेहनत से बुने गए ये वस्त्र राजा महाराजाओं के आपसी आदान प्रदान एवं सौगात के रूप में प्रयोग किए जाते थे। राजा महाराजा उत्कृष्ट वस्त्रों के लिए बुनकरों को मुंह मांगा इनाम दिया करते थे। फलतः बुनकरों को अच्छे से अच्छा वस्त्र बनाने के लिए आपस में होड़ एवं प्रतिस्पर्धा रहती थी। भारत के परंपरागत वस्त्र कला के उत्कृष्ट नमूने थे, जिसे जुलाहे काफी लंबे समय में कठिन परिश्रम एवं अत्यल्प कुशाग्रता से बुना करते थे। वस्त्र बुनाई का अधिकांश कार्य वर्षा ऋतु में होता था, क्योंकि इस समय संपूर्ण वातावरण ही आर्द्र हो जाता था और धागों को टूटने का भय अत्यंत कम रहता था। कलाकारों के प्रवीण, कुशल एवं जादुई हाथों से अचंभित करने वाले वस्त्रों का निर्माण होता था, जिसे आज भी संग्रहालयों में देखा जा सकता है। भारत के परंपरागत वस्त्रों में से कुछ वस्त्र जिनकी प्रसिद्धि विश्व के कोने कोने में थी, वे इस प्रकार हैं। ढाकाज मलमल, ढाका की मलमल। ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके समान आज तक वैसे मलमल वस्त्रों का निर्माण विश्व के किसी भी देश में नहीं हो पाया है। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ पूरे विश्व में वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, वस्त्र निर्माण कला में एक नई क्रांति आई है। नई नई मशीनों, तकनीकों, उपकरणों आदि का आविष्कार हुआ है, परंतु आज तक ढाका की मलमल की तरह न तो भारत में और न ही कहीं अन्यत्र स्थानों में ऐसे वस्त्र का निर्माण हो सका है। वास्तव में उस समय के कलाकारों के मस्तिष्क एवं हाथों की प्रवीण अंगुलियों में अद्भुत सामंजस्य था, जिससे आश्चर्यचकित कर देने वाली अत्यंत सुंदर एवं दुर्लभ कलाकृति तैयार होती थी। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। इसी तरह एक और कहावत है कि ढाका की मलमल के पूरे थान को दिया सलाई की डिब्बी में रखा जा सकता था। पूरे मेहनत एवं लगन के साथ यदि बुनकर काम करता था, तो वह केवल 5 गज वस्त्र ही 5 महीने में बुनकर तैयार कर पाता था। वस्त्रों के गुण, उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर
कलाकार उन्हें विविध रंग के सुंदर 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 नामों से अलंकृत करते थे, जैसे आबे रवां या बहता पानी, वफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का, शबनम या ओस के कण, मलमल खास आदि। उपरोक्त सभी वस्त्र ढाका की मलमल के विभिन्न प्रकार हैं। ढाका की मलमल भी बरसात के मौसम में ही बुनी जाती थी, क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में आर्द्रता विद्यमान रहती थी। जाड़े अथवा गर्मी के मौसम में वातावरण सूखा रहता है, इस कारण धागों के चटक कर टूट जाने का भय रहता है। ढाका की मलमल के मूल्य का निर्धारण उसके वजन के आधार पर किया जाता था। जिन वस्त्रों का वजन जितना कम होता था, साथ ही उनमें उतने ही अधिक संख्या में लंबे धागों का प्रयोग होता था, उन वस्त्रों का मूल्य भी अधिक होता था। साड़ीज ऑफ ढाका, ढाका की साड़ियाँ। ढाका की मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियाँ भी विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने होती थी। ये साड़ियाँ अत्यंत हल्की, बारीक, कोमल एवं सूक्ष्म धागों से निर्मित होती थी, जिसकी सुंदरता, ऐश्वर्यता एवं अलौकिकता की बराबरी कोई दूसरी साड़ियाँ नहीं कर पाती थी। सोने चांदी के तारों से जड़ी ये साड़ियाँ जामदानी कहलाती थी। ढाका की साड़ियों के बारे में बहुत तारीफ कई किताबों में लिखी गई है। ढाका की साड़ियों में बॉर्डर पर पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती मानव आकृतियाँ आदि के नमूने बने होते थे। नमूने सोने चांदी के तारों से काढ़े जाते थे। इन्हीं सोने चांदी के तारों से बने हुए नमूने युक्त साड़ियों को जामदानी कहा जाता था। जामदानी साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय थी। ढाका की साड़ियों पर विभिन्न आकार प्रकार के नमूने बनाए जाते थे। जब साड़ियों की पर तिरछी लाइनें डालकर नमूने बनाए जाते थे तो इसे तेरछा कहा जाता था। जब संपूर्ण भाग पर नमूने बनाए जाते थे तो इन्हें बूटे या बूटेदार साड़ियाँ कहलाया जाता था। पन्ना हजारे यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध साड़ियाँ थी। फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की ही साड़ियाँ पन्ना हजारे कहलाती थी। फूलों के जाल वाले नमूने से युक्त साड़ियाँ जतार कहलाती थी। छोटे छोटे फूल पत्तियों वाली नमूने से युक्त साड़ियाँ फुलवार तथा बड़े बड़े फूल पत्तियों वाली साड़ियाँ तारेदार कहलाती थी। ढाका की साड़ियों में पौराणिक कथाओं पर आधारित एवं स्थानीय रीति रिवाज के नमूने भी विशेष ढंग से चित्रित किए जाते थे, जिससे साड़ियों की सुंदरता एवं अलौकिकता में चार चांद लग जाते थे। यहाँ की साड़ियों में मयूरा एवं हंस जैसे पक्षियों का सबसे अधिक चित्रण किया जाता था। यहाँ के बुनकर नमूनों को काटने में अद्वितीय कौशल रखते थे। उड़ती चिड़िया, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, देवी देवताओं, फूल पत्तियों के चित्र आदि को वे अपनी प्रवीण एवं कुशल अंगुलियों द्वारा अपूर्व शिल्प कौशल के द्वारा जीवंत ही साड़ियों पर उतार देते थे। वर्तमान समय में भी ढाका में साड़ियाँ बनती है, पर अब उनमें पहले की तरह विशेष आकर्षण, सुंदरता एवं अलौकिकता देखने को नहीं मिलती। चंदेरी साड़ियाँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास चंदेर स्थान में निर्मित साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांशतः सूती होती हैं, जिसमें बॉर्डर एवं आंचल पर सिल्क अथवा सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बने होते हैं, जो दोनों ओर से अलग अलग रंगों अथवा एक ही रंग के सिल्क के धागों से निर्मित होते हैं। कुछ साड़ियों में बॉर्डर दोहरे रंग से बुना जाता है, जिससे उसमें दो रंग का प्रभाव उत्पन्न होता है। एक रंग एक ओर तथा दूसरा रंग दूसरी ओर दिखाई देता है। कुछ चंदेरी साड़ियों की लंबाई 9 मीटर तक रखी जाती है, जिसे महाराष्ट्र की महिलाएं अत्यधिक पसंद करती है। आजकल चंदेरी साड़ियाँ पूरी तरह से रेशमी धागों से बनाई जाती है, जिससे चंदेरी सिल्क साड़ी कहते हैं। इसकी सुंदरता, ऐश्वर्यता, अलौकिकता एवं कोमलता देखते ही बनती है। आज भी चंदेर में अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं कलात्मक साड़ियाँ बनती है।
जिनके बॉर्डर एवं पल्लू के नमूने अत्यंत सुंदर होते हैं। बालूचर साड़ीज। मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर स्थान में निर्मित होने वाली साड़ियाँ बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती थी। इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे अथवा अन्य छोटे नमूने होते थे, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, मानव आकृतियाँ इत्यादि। ये साड़ियाँ हस्तकरघा से तैयार की जाती थी, जिसकी बॉर्डर एवं पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने बने होते थे। उस समय वहाँ के बुनकर इन साड़ियों को अत्यंत धैर्य एवं कुशलतापूर्वक कड़ी मेहनत करके बुनते थे। साड़ियों के आंचल पर बड़े बड़े नमूने होते थे। बालूचर की साड़ियों में मुगल काल का प्रभाव भी झलकता था, जैसे फूल, पत्ती, फूल सूंघती बेगम, फारसी ईरानी परिधानों में घोड़े पर सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ इत्यादि। बालूचर साड़ियों का अत्यधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों द्वारा भी किया जाता था। आजकल बालूचर बूटीदार साड़ियाँ विलुप्त हो गई हैं, परंतु इन्हें अभी भी संग्रहालयों में सुरक्षित देखा जा सकता है। आज भी बालूचर में सुंदर एवं आकर्षक साड़ियाँ बनती है, परंतु पहले की साड़ियों की तरह आज की साड़ियों में सौंदर्य एवं आकर्षण देखने को नहीं मिलता। थैंक्स।